हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नीति निर्देशक तत्व, जो पॉलिटी का सबसे चहेता क्वेश्चन और एग्जामिनर का भी सबसे चहेता टॉपिक है। तो देखेंगे यहाँ एग्जाम में चाहे सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, क्वेश्चन तो बनना ही तय होता है, इसके अनुच्छेद से भी इसकी विशेषताओं से भी। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में नीति निर्देशक तत्व, जो पॉलिटी का सबसे बेहतरीन टॉपिक के रूप में एग्जाम की दृश्य है। हम इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहला कि संविधान में लिया किस देश के संविधान से गया है, किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है और कितने से कितने अनुच्छेद तक उल्लेख किया गया है। वह कौन से व्यक्ति हैं जो देखेंगे संविधान की आत्मा कह रही है किसको, नीति निर्देशक तत्व को, और वह कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने संविधान को देखेंगे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की सबसे अनोखी विशेषता कह दिया है। फिर उसके बाद हम चर्चा करने वाले मोस्ट चहेते पॉइंट को, अंतर किसके किसके बीच, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के बीच अंतर को डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल कंपटीशन क्लास में। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया लो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बगल का घंटा भी दबा लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपडेट की गई वीडियो से भी आप लाभ उठा सकें सबसे पहले और 2 कदम आगे। तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं नीति निर्देशक तत्व की। नीति निर्देशक तत्व हम देखते हैं किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश के संविधान से शामिल किया गया है। ये वही आयरलैंड है जहां की कौन थी, एनी बेसेंट थी। तो देखेंगे उल्लेख की बात करते हैं, किसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में, किस भाग के कितने अनुच्छेद से कितने तक किया गया है। देखेंगे उल्लेख की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। कितने अनुच्छेद से कितने तक किया गया है, तो देखेंगे अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम आर्टिकल को एकदम धुआं की तरह ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं, 36 से 51 तक की जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो हम देखते हैं संविधान की आत्मा की बात कर लेते हैं। अरे वो कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने नीति निर्देशक तत्व को ही संविधान की आत्मा कह दिया। तो देखेंगे नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहने वाले का नाम क्या है, जी ऑस्टिन जी जो थे, जी ऑस्टिन। इन्होंने नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की आत्मा कह दिया। अगर हम यहीं पर 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान की आत्मा से ही। तो देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको संविधान की आत्मा कहा था, तो इन्होंने प्रस्तावना को किसको कह दिया, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कह दिया। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन यहीं पर बात कर लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कम नहीं थे। कहें तुम लोग जब बोल रहे हैं तो हम भी बोलेंगे संविधान की आत्मा। तो देखेंगे यहीं पर बोल देते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। क्यों रहेंगे पीछे, ये बोले कि तब आप इसको आत्मा बोल रहे हो, जवाहरलाल नेहरू किसको आत्मा बोल रहे हैं, प्रस्तावना को। जी ऑस्टिन जी बोल रहे हैं नीति निर्देशक तत्व को, कहें तो हम भी बोल रहे हैं आत्मा ना, अनुच्छेद 32 को बोल रहे हैं, जिसमें संवैधानिक उपचारों का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को सिर्फ बताने का ये मतलब है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप भी इसको नोट कर लो। देखेंगे जी ऑस्टिन जी ने नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की आत्मा कह दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको संविधान की आत्मा कहा, प्रस्तावना को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा। अब बात कर लेते हैं विशेषता की, फिर उसके बाद हम लोग कर लेंगे अंतर की जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात हम देख लेते हैं, इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। ये देखेंगे वास्तविक रूप में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करता कौन है, मूल अधिकार। देखेंगे नीति निर्देशक तत्व, तो देखेंगे देश में वास्तविक रूप से, टीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, देश में वास्तविक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक, देश में वास्तविक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है। कौन स्थापित करता है, तो देखेंगे नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। अगर इसकी बात हम करें तो देखेंगे नीति निर्देशक तत्व के लिए एक और चीज बहुत ही फेमस है। नीति निर्देशक तत्व को
किसने अनोखी विशेषता कहा? देखेंगे भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता, अनोखी विशेषता नीति निर्देशक तत्व को किसने कहा? जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने देखेंगे नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता बोला। और देखेंगे नीति निर्देशक तत्व कितने मात्र देशों के संविधान में शामिल है? मात्र 2 देशों के संविधान में से क्या किया गया है? शामिल किया गया है। मात्र 2 देश के ही ऐसे संविधान है जिसमें नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। पहला तो आयरलैंड है, आयरलैंड में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा भारतीय संविधान है। मात्र 2 देश हैं जिसमें इसका उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्व का। अब चलते हैं, देखते हैं अंतर, देखते हैं किसके किसके बीच में, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। तो यहीं से हम एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते चलते हैं। पहले तो मूल अधिकार लिया कहां से गया है? तो ये देखेंगे यूएसए के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 3 में किया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। इसका अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद इसका देखेंगे 12 से 35 तक में कौन उल्लेखित किया गया है? मूल अधिकार। लेकिन इसका देखें तो 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है मूल अधिकार का। विशेषता में हम डिफरेंस देख लेते हैं तो देखेंगे मूल अधिकार वाद्य योग्य होता है। मूल अधिकार क्या है? वाद्य योग्य होता है। अर्थात हमारा कोई मूल अधिकार का हनन करता है तो हम न्यायालय में अपील दर्ज कर सकते हैं और उस पर वाद्य होगा। लेकिन हमारा जो नीति निर्देशक तत्व होता है यह वाद्य योग्य नहीं होता है, यह वाद्य योग्य नहीं है। देखेंगे मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार ये न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है? लागू करवाया जाता है। न्यायालय द्वारा क्या करवाया जाता है? लागू करवाया जाता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जाता है, नहीं करवाया जाता है। तो ये देखेंगे इसके दोनों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, डिफरेंस है। और ये ऐसा डिफरेंस है जो एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। अब हम फ्रेंड्स आते हैं अपने एग्जाम की कमर तोड़ने वाले पॉइंट पर, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और वह किसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद? नीति निर्देशक तत्व के। खूब दबा के क्वेश्चन पूछता तो आप दबा के एकदम लिखते जाओ, एकदम दबा दबा के लिखो, एकदम इतना दबा दो ना, दबाने में तो माहिर होते हो। पहला देख ले तो हम संबंध यहां से निकालते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो देखेंगे 36 से 51 के बीच में है। पहला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 39, जिसमें देखेंगे सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया गया है। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। घबराओ नहीं, ट्रिक से याद करवाएंगे सारा। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। 39 का की बात करें तो देखेंगे सामान्य न्याय, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ध्यान से समझिएगा, एकदम दिमाग पे याद हो जाएगा ये सब। निःशुल्क विधिक सहायता। अब ध्यान से समझिएगा, इसे याद कैसे रखना है, इस पॉइंट को दिमाग में फीड कर लो। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क सहायता चाहिए। अब ध्यान से समझो, यह 2 व्यक्ति हैं। दिमाग में अच्छे से फिगर को बनाइएगा। यह देखेंगे कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। ये 3 वर्ष का है। और यहीं पर एक और व्यक्ति है जो देखेंगे कितने वर्ष का है? 9 वर्ष का है। ये 3 वर्ष का है और ये कितने वर्ष का है? 9 वर्ष का है। दोनों मजदूरी करने जाते हैं।
दोनों देखेंगे लेबरई का कार्य करते हैं। तो लेबरई के कार्य में लेबर की जो मजदूरी होगी, क्योंकि देखेंगे सामान्य कार्य कर रहे हैं, दोनों लोग लेबरई कर रहे हैं। बस ये क्या है, 3 साल का है, ये 9 साल का है। यदि देखेंगे 3 साल का या 9 साल का, दोनों लोग अगर मजदूरी करते हैं तो मजदूरी दोनों लोगों को क्या मिलनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे कह सकते हैं बच्चा 3 साल का हो या 9 साल का हो, मजदूरी तो समान मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कार्य वह समान कर रहे हैं। 3-9 से मतलब हमारा 39 अनुच्छेद में सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। और देखेंगे क की बात करें तो सामान्य निःशुल्क विधिक सहायता भी उन्हें मिलनी चाहिए। तो चाहे 3 साल का बच्चा हो चाहे 9 साल का हो, उसे सामान्य कार्य करेगा तो सामान्य वेतन देना पड़ेगा, और सामान्य न्यायिक निःशुल्क सहायता भी ये भारतीय संविधान प्रावधानित करता है। 3-9 से क्या होता है, 39 होता है। अब हम देखेंगे दोनों की याद कर लेते हैं। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन चाहे 3 वर्ष का हो चाहे 9 वर्ष का, अर्थात 39वें अनुच्छेद में सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का उल्लेख किया गया है। और यहीं पर सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन अगर नहीं मिलेगा तो उसे सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलती हो, क्या कर देगा, कंप्लेन कर देगा। तो 2 आर्टिकल कंप्लीट हो गई। चलते हैं अनुच्छेद हम 40 की तरफ बात करते हैं। अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का क्या है, गठन है। पंचायतों का गठन अर्थात ग्राम पंचायतों का गठन। ध्यान समझिएगा, कई बार पूछा गया है। अब देखिए कोई ग्राम है, ग्राम में 4 दिशाएं होती हैं, 4 कोने होते हैं, एक उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूर्व होता है और पश्चिम होता है। किसी भी ग्राम पंचायत को गठित या संगठित या केंद्रित करने के लिए, एक जगह बांटने के लिए उस गांव में किसका गठन किया जाता है, पंचायत का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ध्यान से समझिए हमारी बात को। कितने कोने होते हैं, चारों दिशाओं को या गांव के उस चारों कोनों को एक जगह पर केंद्रित करने के लिए, 4 से मतलब 4 होता है, केंद्रित करना मतलब ये केंद्र पर स्थापित करना। ये देखेंगे चारों दिशाओं को एक जगह केंद्रित करने के लिए, 0 बनाने के लिए किसका गठन करना पड़ता है, पंचायत का क्या करना पड़ता है, गठन करना पड़ता है। चारों दिशाओं को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किसका गठन करना है, पंचायत का। अर्थात चारों दिशाओं में मतलब 4 से 4, केंद्रित से 0 मतलब 40वें अनुच्छेद में पंचायतों की गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 42 में देख लेते हैं, महिलाओं के लिए प्रसूति संबंधी प्रावधान। प्रसूति संबंधी प्रावधान किसमें है, 42 में। लेकिन हम 44 की तरफ रुख करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ उसी को बता रहे हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो देखेंगे अनुच्छेद 44 सामान्य सिविल संहिता। समान सिविल संहिता देखेंगे, समान सिविल संहिता अनुसार दोनों ये समान है। 4 और 4 दोनों देख रहे हैं क्या है, समान है। 4 में से चारों को समान सिविल संहिता मिलनी चाहिए। 4 व्यक्ति हैं, इन चारों व्यक्तियों में से चारों को, 4 मतलब 44 अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। चारों में से चारों व्यक्ति को समान सिविल संहिता मिलनी चाहिए। याद करते हैं हम 45वां, ये तो बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 45 में देखेंगे तो अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है, तो देखेंगे 4 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए क्या अनिवार्य होती है, शिक्षा अनिवार्य होती है। 4 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, शिक्षा होती है। तो हम देखेंगे 4 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में, 45 में किया गया है। अनुच्छेद 47 को चलते हैं, अर्थात हम देखेंगे शिक्षा संबंधी प्रावधान किस वर्ष की अवस्था में करना चाहिए, 4 से 5। 4 से 5 को हम क्या कहेंगे, 45। देखेंगे इस 45 अनुच्छेद में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अर्थात 4 से 5 वर्ष के बच्चे को लिए क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। 47 को कर लेते हैं, 47 है। 47 में देखेंगे स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान दिया गया है। स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान अर्थात संक्रमण में देखेंगे फैलने वाली बीमारियों के बारे में प्रावधान दिया गया है।
स्वास्थ्य संबंधित 47 की बात कर रहे हैं। 47 स से 47, स से स्वास्थ्य, स से 7, स से स्वास्थ्य, अर्थात 47 अनुच्छेद में देखेंगे किसका ध्यान रखा गया है, स्वास्थ्य का। अर्थात देखेंगे जब हम 47 साल के हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, हाथ वगैरह काम नहीं करते हैं, तो उस समय हमें अपने स्वास्थ्य पर क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अरे भाई अब सोचो, जैसे आप बूढ़े हो रहे हो तो आपकी जो हड्डियां सड्डियां सब क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है, और ढीली को कर देखेंगे बढ़िया से एडजस्ट करने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। किस अवस्था में, 47 में क्या देना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो पतोहिया घर से निकाल के क्या कर देगी, भगा देगी। ये स्थिति आपके साथ भी होने वाली, इसलिए स्वास्थ्य पे अभी से क्या करो, ध्यान दे दो बेटा, ठीक है। तो 47 में हम देखेंगे स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान किया गया है। 48 को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य पर ध्यान इसलिए देना कि पतोहिया घर से भगाए ना। अगर आपने स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान दिया तो 48 साल में आपको क्या करनी है, 47 में स्वास्थ्य पर ध्यान दे दो, क्योंकि देखेंगे 48 वर्ष की अवस्था में कृषि करनी है और कृषि के साथ साथ पशु पालन करना है, नहीं तो पतोहिया घर से निकाल देगी भाई। देख लो 48 वर्ष की अवस्था में कृषि एवं पशुपालन करना है। और 48 का की बात करें, 48 का में तो देखेंगे पर्यावरण को क्या करना है, संरक्षित करना। कैसे संरक्षित होता है इस बात को समझना, मेरी बात को ध्यान से। कृषि करोगे तो अर्थात कृषि करोगे, पशुपालन करोगे तो पशुपालन जो होगा उससे गोबर निकलेगा, गोबर से देखेंगे जैविक खाद होती है, जो देखेंगे क्या होती है, पर्यावरण को क्या करती है, संरक्षित करती है। पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया, तो 48 का में दिया गया है। 47 में स्वास्थ्य करना है, 48 में देखेंगे कृषि एवं पशुपालन करना है। कृषि और पशुपालन नहीं करेगी तो पतोहिया कहेगी बैठा के तुमको थोड़ी खिलाएंगे, इसलिए भैया स्वास्थ्य रख लो 47 में। 48 में कृषि एवं पशुपालन करना है, और वही आप हो जो कृषि एवं पशुपालन करते वही पर्यावरण को क्या करते हैं, संरक्षित। क्योंकि देखेंगे ढकेल देते हैं, नहीं तो यूरिया वाली खाद जिससे पूरा स्वास्थ्य क्या हो जाता है, पर्यावरण गड़बड़ हो जाता है। और ये कृषि वाली जब खदिया आप डालते हैं खेतवा में ना, तो उससे देखेंगे पर्यावरण क्या होता है, बहुत अच्छा संरक्षित होता है। तो देखेंगे 48 में कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है, और 48 का में पर्यावरण को संरक्षण की बात की गई है। अब देख लो, आते हैं 49 को छोड़ते हैं, 50 में घुसते हैं। जब आप कितने साल के हो जाते हो, 50 साल के हो जाते हो, तब क्या होता है आपके साथ एक घटनाएं घटित होती हैं, और बच के रहिएगा अच्छे से। समझ लीजिए इस पॉइंट को, 50 वर्ष की अवस्था में हो गए हो, दाढ़ी साड़ी क्या कर गई है, पक गई है, बाल साल आपका पक गया है, अब पतोहिया भी ध्यान देने वाली नहीं है। क्यों नहीं देगी, क्योंकि आप कृषि नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे तो ध्यान नहीं देगी। अब ध्यान से देखो, जब आप बूढ़े हो गए हो तो आपके पास एक गन्नू नाम का लड़का था, गन्नू की शादी करवा देते हो। गन्नू की शादी करने के बाद देखेंगे इसकी चुन्नी नाम की लड़की आ जाती है, और देखेंगे इसके बार ये बहुत खड़े खड़े बार हैं, बड़ी टन टाइप की इसकी बीवी है, ठीक। अब क्या करती है, कहती है कि अरे भाई, गन्नू से कहती है, ए जी, कौन कहती है, ये जो चुन्नी है, चुलबुली है, इसका नाम चुलबुली रख लो। चुलबुली किसकी बीवी है, अपने गन्नू भाई की क्या है, बीवी है, इस दादा की पतोहिया है। तो देखेंगे ये चुलबुली जब आती है गन्नू की बीवी बनके, तो ये बुढ़ऊ दादा हो गए हैं कितने वर्ष के, 50 वर्ष के। 50 वर्ष के जब हो जाते हैं तो जानते हैं ज्यादातर आज के सामाजिक में यही घटना घटित हो रही है। जब देखेंगे जो पिताजी हैं वह बूढ़े हो जाते हैं, तो जब ये बीवी आती है, चुलबुली जैसी एक टन सी बीवी आती है, तो कहती है कि भैया इनको क्या कर दो, अलग कर दो, हम रोमांस नहीं कर पा रहे हैं। रोमांस करने के चक्कर में बेचारे के बाप को इससे क्या करवा देती है, दूर करवा देती है। मेरी बात को समझना, याद कैसे करना इसको, तो हम देखेंगे ये पहले जो थी यही देखेंगे, यही कार्यपालिका थी, इसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। लेकिन न्यायपालिका तो आ गई इनकी रानी चेन्नम्मा चुलबुली। अब ये न्यायपालिका की काम करने लगी है घर में। इस घर में न्याय किसके आधार पे होने लगा है, रानी चुलबुली चेन्नम्मा के चलते होने लगा है।
अब कार्यपालिका को क्या कर देती 50 वर्ष की अवस्था में न्यायपालिका से अलग। किस वर्ष की अवस्था में अलग किया जाता है 50 वर्ष की अवस्था में, अर्थात अनुच्छेद 50 में देखेंगे कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या है पृथक्करण है। 51 में अगर पृथक्करण नहीं होना है तो देखेंगे पतोहिया से बहुत अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा जिससे आपको अलग ना करे, तो इंटरनेशनल संबंध बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्वास्थ्य बनाए रहिए और अच्छा संबंध बनाए जिससे पतोहिया आपको अलग नहीं करेगी। तो आगे बढ़ेंगे ना, 51 वर्ष की अवस्था में आपको देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाना पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाना पड़ेगा, नहीं तो पतोहिया घर से भगा देगी। तो हम देखेंगे अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाना पड़ा। इस तरह से हमने सारे अनुच्छेद को देख लिया। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर देते हैं जिससे आपके दिमाग में चीजें छप जाएं। तो हमने देखा 39 में बात किया, हमने कहा 3 या 9 वर्ष का बच्चा और सामान्य कार्य करेगा तो सामान्य वेतन देना पड़ेगा। असामान्य कार्य सामान्य वेतन के साथ साथ क में 39 क में सामान्य देखेंगे विधिक सहायता भी मिलने का प्रावधान किया गया है। 40 अनुच्छेद 40 को हमने कहा चारों कोनों को केंद्रित करने के लिए पंचायत का गठन करना पड़ता है। 42 में हमने कहा महिलाओं से संबंधित प्रसूति का प्रावधान किया गया है। 44 में हमने कहा चारों में से चारों को समान सिविल संहिता मिलनी चाहिए, अर्थात समान नागरिक संहिता मिलनी चाहिए। हम 45 में आए, हमने कहा बाबू जो पैदा हुआ है ना वह 4 से 5 वर्ष का हो गया है, अब इसे क्या देनी चाहिए शिक्षा देनी चाहिए। फिर हमने देखा 47 वर्ष के जब हो जाते हैं तो आपको किस पे ध्यान देना पड़ता है स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ता है, अर्थात अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य का प्रावधान किया गया है। 48 में जब जाते हैं तो स्वास्थ्य पर इसलिए ध्यान देना है क्योंकि आपको क्या करनी पड़ेगी कृषि एवं बुढ़ापा में पशुपालन करना पड़ेगा। और देखेंगे 48 का में जब कृषि और पशुपालन करते तभी पर्यावरण क्या रहता है संरक्षित रहता है। अब हमने कहा देखेंगे 50 के जब हो जाते हैं तो पतोहिया क्या कर देती है 50 वर्ष की अवस्था में अलग कर देती है, अर्थात कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद किस में है 50 में है। अलग नहीं करना है तो अंतरराष्ट्रीय संबंध बना लो पतोहिया से, तो देखेंगे अलग नहीं होंगे। तो कितनी वर्ष की अवस्था में बनाना है 51 में। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखा सारी वीडियो को कॉन्सेप्ट से अनुच्छेद जो भी अनुच्छेद थे सारे कॉन्सेप्ट से बताए। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो एग्जाम को एकदम ताबड़तोड़ तरीके से क्या कर देंगे सॉल्व कर देने वाले हैं सारे क्वेश्चन। बस 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लो और नोट्स जरूर बनाओ लल्ला, क्योंकि अगर देखेंगे एग्जाम पास करना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इसमें हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ते पर आप चलते चलिए, बस ध्यान पूर्वक संयम देख के सारी वीडियो को देखते जाइए और पूरा करते जाइए। हाँ फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को और फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स तब तक पढ़िए और आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।